हमें लगभग आज 5 या 6 दिन हो गए हैं मुरादाबाद में। हैं? हाँ बस गए यहीं पे? तो पहले दिन आए हम लोग लेट नाइट पहुंचे थे तो कुछ किया नहीं। अगले दिन हम लोग पीतल नगरी देखने गए थे। पीतल नगरी? हाँ, और हमें इतनी सारा पीतल दिखा कि हमारी आंखों में सिर्फ पीतल ही नजर आ रहा है अभी जैसे कृष्ण की द्वारका नहीं समुद्र के नीचे चली गई है, वैसी मुरादाबाद की पीतल नगरी भी कहीं छुप हाँ। गई है। तो वो पीतल नहीं मिला हमें। पीतल के नाम पे कई सारे धातु मिले और फिर हम उससे अगले दिन गए। जेरी जी, धातुओं का मिलना जरूरी है। जी, धातु एक, आपने देखा नहीं, जैसे हम लोग अभी अमरोहा में थे तो वो एक कोई हकीम थे, है ना, तो उनके इश्तिहारों में लिखा रहता था धातु की कमी, कुछ इस तरह का भी होता था। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी। अपने यहाँ क्या है, इंडिया में प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं है, तो हम सब लोग अपनी अपनी जुगुप्साओं के सहारे, हम में से कोई क्लासमेट होता है हमारा जो समय से पहले बड़ा हो जाता है, उसने समय से पहले डिस्कवरी कर ली होती है ना, वो काम कला का कोलंबस होता है और वो जो कुछ भी बता देता है वो सबको सही लगता है ना। और फिर जब हम बड़े हुए और हमारी लड़कियों से भी मित्रता हुई तो उन्होंने भी बताया कि उनके ग्रुप में भी ऐसे ही होता था कि कोई एक होता था जो कथित कोलंबस, कि भाई तेरे भाई ने सब देख लिया, तेरी बहन ने सब देख लिया, वो वाला। तो उसमें धातु शब्द आता तो लगता था यार ये धातु कारतूस में होती है, बर्तनों में होती है। देखो बुंदेलखंड का हूँ तो पहले कारतूस आया बर्तनों से, तो इसलिए मैं जेरी जी को कह रहा था। प्लीज कंटिन्यू। उसके बाद हम लोग मुरादाबादी वर्ल्ड फेमस मुरादाबादी बिरयानी खाने गए थे। और मैं उससे इतना डिसअपॉइंट था कि आयुष जी ने मुरादाबाद को सिटी ऑफ नहीं ये नहीं बोला, ये भावना यहाँ तो है। नहीं, आज नहीं, पर्सनली जो हमारा तो- पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हाँ। यहाँ तो व्लॉग में तो हमारा तो point पर of ऐसे किसी सिटी को ऐसा नहीं बोल सकते। क्या- यार, क्या अपने बोला शहर इसने? से। ये जेरी बोला, मैंने कुछ नहीं क्या बोला जेरी ने? सिटी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कौन सा शहर? मुरादाबाद। नहीं, ये बहुत ही वही तो। आप personal- जल्दबाजी में की गई टिप्पणी इसलिए है, नॉट दैट कि मुझे कोई किसी भी शहर से बहुत अतिरिक्त प्यार हो, पुरई को छोड़ के और कानपुर को छोड़ के। देखिए, जो जिस शहर में रहता है, जो जिस शहर में बनता बिगड़ता है, उससे अलग लगाव हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी शहर को सिरे से खारिज करने से पहले उसको ढंग से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। सिरे से खारिज कुछ नहीं लोग कर रहे। जबलपुर को ही खारिज करते रहते हैं। कौन? आई लव जबलपुर, अच्छा, है ना। जबलपुर बहुत कमाल का शहर है और मेरे घर में आज भी जिस बांस की टोकरी में रोटियां रखी जाती है वो जबलपुर से ही आई थी, जो शादियों में इस्तेमाल होती है। हम तो ऐसे ले आए थे, बड़ी अच्छी सी हवादार है तो रोटी खराब भी नहीं होती। और त्रिपुरी अधिवेशन बहुत मशहूर है कांग्रेस का, वहाँ त्रिपुरी गेट बना है। उसके पास एक बुजुर्ग मिले थे हमें, मैंने पहले भी कई बार बोला है, हरे दानों में वो मलाई चाप वगैरह देते थे, खूब पॉलिटिकल किस्से सुनाते थे। तो जबलपुर तो अद्भुत शहर है। और एक मेरी अभिभावक तुल्य वरिष्ठ पत्रकार हैं मंजरी मैम, वो भी जबलपुर की हैं, आप मिले भी हैं एक बार उनसे। मेरी बहन रहती हैं एक बड़ी जबलपुर में, और हमारे एक मित्र हैं अभिनव जैन, वो उनका भी जबलपुर कनेक्शन है। और फिर एक मेरा हमनवा है प्रिंसू, वो भी जबलपुर का है। पर विषयांतर बहुत हो रहा है आज। अरे यार जेरी, काट दो। जर्नैल जी है। हाँ बोलो। हाँ, हाँ जी, जनरल। बिरयानी खाई तो बिरयानी से मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि हेलो। मैं हूँ दिल्ली वाला और दिल्ली वालों ने खाई है मसाले वाली बिरयानी। ठीक है, मुरादाबाद बिरयानी भी मसाले वाली होती है दिल्ली में। तो यहाँ पे होता है थोड़ा कम मसाला, खड़े मसाले वाली। तो उससे मैं काफ़ी मतलब वो था कि मेरे टेस्ट बर्ड्स को सूट नहीं की, तो इसलिए मैं डिसअपॉइंट हुआ। अच्छा, आपका अलगाव दुराव बिरयानी से है। हाँ, ये बिरयानी की लड़ाई पुरानी है, बिरयानी को लेके हो सकता है कलकत्ता वाली कि लखनऊ वाली, और ये मुरादाबाद तो बड़ा नया दखल है उसमें। मुरादाबाद वाली, दिल्ली वाली, हैदराबाद वाली, कौन सी बिरयानी पसंद है वैसे आपको? मेरे को हैदराबादी बिरयानी पसंद है, उसमें मसाले ज़्यादा होते हैं और मैं मसालेदार खाने का वो हूँ शौकीन। नहीं, मुझे हाँ प्लीज। एक पत्रकार भी कह रहे थे, वरुण जी हैं,
तो वो मुरादाबादी बिरयानी खा चुके हैं। वो काफ़ी बता रहे थे यहाँ के खाने का उनको है कि जिनको मसालों का टेस्ट है वो इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। दिल्ली वाला जो टेस्ट है ना वो चपका के एकदम। तो कौन अप्रिशिएट कर पाएगा? वो बोल रहे थे जिनने लखनवी बिरयानी खाई है वो लोग मुरादाबाद वाली को अप्रिशिएट कर पाएंगे। मुझे तो कलकत्ता बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी का फ्यूजन पसंद है। कलकत्ता वाली बिरयानी में क्या होता था कि जब यहाँ से तमाम नवाब और सब लोग पहुँचे, क्योंकि पहले राजधानी अंग्रेज़ों के ज़माने में वहीं हुआ करती थी, तो सारे नवाब लोगों को सबको वहीं जाना पड़ता था, है ना। वाजिद अली शाह भी वहीं गए, तो वहाँ पे फिर यहाँ का फूड कल्चर गया, दिल्ली और लखनऊ का। फिर हुआ कि जी गरीबों में भी बंटनी, रियाया में भी बंटनी, तो वो मांस की जगह वहाँ पे जब क्वांटिटी बढ़ी ना, और कोस्टल एरिया था, मुर्गियाँ इतनी कहाँ से आएंगी या गोश्त इतना कहाँ से आएगा, तो आलू आने लगा। कलकत्ता की बिरयानी की खासियत है आलू। और तो वो वेजिटेरियन होती है? अरे नहीं गुरु, इतने जल्दी भी खुश ना हो जाओ। मांस भी होता है, अच्छा, लेकिन आलू भी होता है, और बहुत ही दुरुस्त ढंग से पका आलू होता है वो, मतलब फ्लेवर आता है उससे, एक वेरिएशन ऐड होता है। और हैदराबादी बिरयानी आप देखोगे तो वहाँ पे अंडा इस्तेमाल होता है, अंडा भी इस्तेमाल होता है। तो इधर का आलू गोश्त के साथ और उधर की जो ग्रेवी होती है हैदराबादी बिरयानी के साथ, उसको कभी मिला के खाइएगा तो लुत्फ आएगा। और मुरादाबाद में तो वैसे भी बड़े की मिलती है, ज़्यादातर बिरयानी जो है उसमें बड़ा छोटा समझते हो। गौवंश का कोई आदमी होता है, हाँ, भैंस का, बीफ। का। बड़ा मतलब बीफ, बीफ का मतलब, अब जैसे बीफ को कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बीफ सिर्फ गौ मांस नहीं होता है, मतलब वो गौ मांस, सांड मांस, बैल मांस के अलावा बफेलो, भैंस, भैंसा, वाटर बफेलो, है ना, उन सब का जो मेरी जानकारी में है, सबको कलेक्टिवली बीफ कहा जाता है। अच्छा। और लोक भाषा में बड़े का कहा जाता है। बड़े का? हाँ, बफेलो मीट। कोई कहे बड़े का मीट मतलब बड़ा जानवर कटा है। ओह अच्छा, ठीक है। मैंने तो पुलाव खाया, पुलाव में भी नमक वमक नहीं डाला था, नमक मसाले कुछ नहीं थे। हमने कहा अच्छा, इसका इन्होंने वेज बिरयानी मांगी। नहीं, उनने बताया वेज बिरयानी इज अ मिथ। नहीं, उनने बताया मुझे, हमने ऑथेंटिक बिरयानी वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बोला वेज पुलाव अलग होता है, बिरयानी अलग होती है। तो वो ग्रेवी डाल के जो बनाते हैं वो वेज बिरयानी होती है। ग्रेवी डाल, अब वो उनने बताया, टेक्निकल भाषा है, जेरी जी बता पाएंगे लेकिन तो उनके शब्द हैं ये कि बिरयानी अलग होती है, पुलाव अलग होता है। तो हमने पुलाव खाया। हमने मुझे लगता है इसमें पाक कला के विद्वान ही बता पाएंगे ज्यादा। हाँ, वही तो मैं विद्वान को ही कोट कर रहा हूँ। जैसे हमारे एक मित्र हैं पाणनी जी, उनको बहुत जानकारी है। मुझे कई दफ़ा जब पकवान बनाने होते हैं, है ना, चेट्टीनाड विधि से या दूसरी विधियों से। चेट्टीनाड? हाँ आपने नहीं खाया है? आपके लिए अब पनीर चेट्टीनाड बनेगा। ठीक है, ठीक है। उसमें खूब सारी धनिया के दाने होते हैं ना, धना, हाँ, उसको ऐसे कढ़ाई में भून के और फिर ग्राइंड किया जाता है। नारियल बहुत सारा इस्तेमाल होता है, करी पत्ता बहुत सारा इस्तेमाल होता है, करी पत्ता बहुत पसंद है। इन 3 चीज़ों का प्राचुर्य होता है उसमें, बहुत सही बनती है वो रेसिपी। जो मांसाहारी है वो चिकन के साथ खाते हैं, बोनलेस चिकन होता है, चिकन चेट्टीनाड बोलते हैं। जो शाकाहारी हैं वो पनीर के साथ खाते हैं, और जो सर्वाहारी हैं वो बस खाते हैं। तो ये है। तो आज ये क्या खाने की रह की याद आ रही है। हम लोग इस वक्त दरअसल मुरादाबाद में हैं, और बीच में ब्रेक था मुझे एक दफ्तर के काम के सिलसिले में। वाह, वो वाला रास्ता याद आ गया। हाँ, जाना पड़ा दिल्ली, और तब तक ये लोग संभल और मुरादाबाद की तमाम फीचर स्टोरी कवर कर रहे थे। फिर हमने कल संभल को पॉलिटिकली थोड़ा बहुत कवर किया, और अब हम मुरादाबाद में हैं। तो हम इस वक्त ठाकुर द्वारा जा रहे हैं। ये बिल्कुल उत्तराखंड के बॉर्डर से लगती कॉन्स्टिट्यूंसी है ठाकुर द्वारा। आप में से जिन लोगों की पॉलिटिक्स में थोड़ी अतिरिक्त दिलचस्पी होगी, भले ही इस इलाके के ना हो, उन्होंने बहुत मुमकिन है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम सुना हो, ठाकुर द्वारा का। यहाँ के एक चर्चित नेता हैं मुरादाबाद के भाजपा नेता, सांसद भी रहे हैं 2014 से 19 के बीच, कुंवर सर्वेश सिंह।
वो उसी ठाकुर द्वारा से विधायक रहे हैं 1991 से 2007 तक। फिर वो 2007 में हार गए थे बसपा के कैंडिडेट से, लेकिन 2012 में वो फिर जीत गए। फिर 14 में लोकसभा सांसद बने। उसके बाद से ये सीट 2 बार से सपा के पास है। तो ठाकुर द्वारा चर्चित सीट है। सर्वेश सिंह के हो सकता है बेटे जो अभी भरतपुर से विधायक हैं सुशांत, वो लड़े, क्योंकि उनकी जो रियासत है वो भी यहीं है। अभी योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे एक रैली भी की, और जिसको अनौपचारिक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके प्रचार की शुरुआत माना गया। हम लोग मुरादाबाद से ठाकुर द्वारा की सड़क पे हैं, और बताया गया है कि ठाकुर द्वारा को मिनी कोटा या यूपी का कोटा या यूपी का मुखर्जी नगर, इस तरह की तमाम चीज़ें कही जाती हैं। जो लोग इनके इस फैमिलियर नहीं है, मुखर्जी नगर दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के करीब का इलाका है, जहाँ पे सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए बड़े पैमाने पर ख़ास तौर पर हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी भाषी इलाकों के, जाहिर सी बात है वो जाते हैं। एस्पिरेंट्स वगैरह देख के जान गए होंगे। हाँ, काफ़ी लोग जान गए होंगे मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, और वो जो पूरा एक डीयू के पास का एरिया है, क्योंकि अंग्रेजी वाले उस तरफ ज़्यादा हैं, करोल बाग और राजेंद्र नगर की तरफ। बेसिकली होता ये वही जो कोटा में हुआ कि एक कोचिंग कहीं बहुत चली, और फिर उसके बाद उसके इर्द गिर्द पूरी संरचना विकसित होने लगी। तो ठाकुर द्वारा के बारे में हमने बहुत सुना है, तो मैं ठाकुर द्वारा को एक्सप्लोर करने आ जा रहा हूँ। मेरे पास नोट्स भी हैं काफ़ी जो मैंने रात में लिए। यहाँ पे मैं कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से मिला। एक बड़े मज़ेदार से पत्रकार थे, पाशा साहब, मुरादाबाद के ही रहने वाले थे, दैनिक जागरण से जुड़े हुए, और एक रितेश जी, एक पाराशर जी, ऐसे 3-4 पत्रकार मिले रात में। तो मैं बैडमिंटन खेलने के बाद उन लोगों की शरण में 2-2.5 घंटे बैठा, 1.5-2 घंटे बैठा हुआ। उन्होंने मुझे खूब सारा चीज़ें बताई ना, यहाँ पे किस तरह से सपा की क्या गुटबाजी है, आजम खान का कितना असर रहा है, और अब आजम खान जेल में है तो अब क्या नए समीकरण बन रहे हैं। कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब तो बुरी तरह हारे थे। खैर कुछ दिन पहले उनकी रैली भी थी यहाँ। हाँ, तो वो नए सिरे से सक्रिय हैं, तो उनका क्या हिसाब किताब है। कोई कह रहा है वो खुद चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा नहीं लड़वाएंगे। और मुस्लिमों में यहाँ किस तरह से विभाजन है, तुर्क हैं, संभल की तरफ भी शफीकुर रहमान वर्ग भी तुर्क हैं, फिर शेख ज़ादे हैं जिनको पठान कहते हैं, फिर अंसारी समाज के लोग हैं, बुनकर समाज है ना, और सैफी समाज के लोग हैं। ये लोग पारंपरिक रूप से कारपेंटरी का काम करते हैं। तो यहाँ भी एक अपना विभाजन है। कुरैशी भी है जो मीट वगैरह का काम, वासेपुर देखिए ना, बस यहाँ से कोई परिंदा भी क्या एक हाथ से इज्जत बस बचाता है। बस 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 बस। तो और यहाँ का और विभाजन देख रहा था, तो मुरादाबाद पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का कर रहा है, और पिछली अगर हम उसकी बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो तब भी 2 सीटें थी यहाँ की 6 में से, जिन पे भाजपा जीती थी। लहर में भी एक तो नगर की सीट है जहाँ से रितेश गुप्ता है मेरे ख्याल से, हाँ, और एक सीट थी कांठ की, तो कांठ की सीट से भाजपा जीती थी। और उसके अलावा बाकी सब सीटों पे सपा, 17 में जब लहर थी। तो इस बार भी देखिए क्या होता है। यहाँ पे लगभग 47% मुस्लिम है मुरादाबाद ज़िले में, और 47-48% और 52% में हिंदू आते हैं, और उनकी अलग अलग कैटेगरी है। कई इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली मुझे। जैसे यहाँ पे एक नेता हैं रामवीर सिंह, बीजेपी के नेता हैं, 2 दफ़ा से कुंदरकी से लड़के हार रहे हैं, और मुझे कहा गया कि उनको मुस्लिम वोट भी मिलते हैं, और इसलिए वो किसी बड़े या फायर ब्रांड बीजेपी नेता की रैली भी नहीं करवा रहे थे 17 में अपने यहाँ। कि बड़ा पॉपुलर हुआ कि उन्होंने कहा कि साहब स्मृति ईरानी की हमें सभा नहीं चाहिए, उनको मुस्लिम वोट मिलता है, हमें नहीं मिल पाएगा। और हालांकि वो हार गए चुनाव 10-12 हज़ार से, पर 90 के ऊपर पहुँचे थे, मतलब एग्जैक्ट तो मैं बता दूँगा। फिर मैंने पूछा यहाँ
विद्वानों से कि अजहरुद्दीन कैसे जीत गए थे, मैं तो कोई लेने देना नहीं। तो बोले बस हम अजहर की तो चोट खाए हैं, इसलिए अब बाहर का कोई कैंडिडेट नहीं जीतने देंगे। ये वो इमरान प्रतापगढ़ी के कंटेक्स्ट में कहते हैं, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी भी मूलतः मुरादाबाद के नहीं है। फिर वो लोग बताने लगे कि कैसे जब अजहरुद्दीन चुनाव लड़े थे, एक तो 2009 था, मनरेगा वगैरह ऋण माफ़ी उस सब का थोड़ा असर था, एक क्रेज़ था, अजहरुद्दीन कैप्टन रहे हैं, है ना, युवाओं में बड़ा क्रेज़ था। और संगीता बिजलानी जो उनकी पार्टनर थी, उन्होंने बहुत प्रचार किया यहाँ पे, तो उन सब का मुझे असर बताया गया। और इस पे भी बात हुई कि असदुद्दीन ओवैसी का कितना असर रहेगा, जब मुस्लिम बाहुल्य हैं, है ना। और बीजेपी के समीकरण समझाए गए कि नगर से कौन लड़ता है, बिलारी से कौन, कांट से कौन, देहात से कौन, है ना, इस तरह से ठाकुरदारा से कौन। और यहाँ पे एक बड़े कद्दावर नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, भाजपा के नेता हैं, मंत्री भी हैं योगी सरकार में, और विधान परिषद के रास्ते लखनऊ पहुँचते हैं। तो उनके बारे में, सर्विस सिंह के बारे में, राजनाथ सिंह के गुट में कौन है, इस तरह की तमाम जानकारियाँ। और भी मैं कई पत्रकारों से मिला, वरिष्ठ जनों से मिला, मिली, तो काफ़ी दिलचस्प लग रहा है मुझे मुरादाबाद। अब आज़म खान तो जेल में है सीतापुर की, है ना। योगी आदित्यनाथ अभी पिछले दिनों में आज का अखबार देख रहा था, सीतापुर में थे तो जिक्र भी कर रहे थे कि हमने भेद नहीं किया विकास में, रामपुर हो या सीतापुर। तो ऐसे मुरादाबाद में हम हैं, जहाँ की बिरयानी के बारे में जहरी जी ने अपने विचार दिए। दाल हम लोग खाने जाएंगे। अरे दाल बहुत सही थी। सही थी, हाँ। पर तुम्हारे साथ एक कांड हो गया वहाँ पे। कांड क्या हो गया, वो बिजी थे, टाइमिंग गलत थी। टाइमिंग गलत थी। हाँ, कहाँ गए थे तुम, बाबूराम हलवाई के? हाँ बाबूराम हलवाई क्या गए थे। हाँ, क्या खाया तुमने? दाल और समोसे देते हैं वो, अरे बड़ा सही, नमक मिर्च क्या क्या डाल के दिया था, मक्खन वक्खन एकदम बहुत अच्छा था। फिर क्या हुआ? मैं वीडियो बना रहा था तो बोलते हैं अरे अभी जाओ यार, अभी बहुत ग्राहक हैं, तो फिर वो वीडियो रोक तो हम लोग वो खा के आ गए। तुम लोग कांठ भी जा सकते थे। कांठ में जो गर्म पट्टी होती है ना, जैसे चोट लग जाती है, वो जो बैंडेज बांधी जाती है, वो बनती है बड़े पैमाने पे। और बिलारी में टोपियां बहुत बनती हैं। टोपी वो बिलारी देश विदेश के लोगों को टोपी पहनाता है। अरे और आज हम लोग कोशिश करेंगे दीगरपुर जाने की, है ना। दिगनारपुर था कुछ, वो जो मिले थे वो बता रहे थे ना। मेरी जानकारी में तो दीगरपुर है, पर हो सकता है कुछ वो और। गांव की बात कर रहे हैं ना। जी 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 सर। अब गूगल तो पे ठीक है, सॉरी। कई लोगों ने मुझसे कहा कि साहब वो तुर्कों की आर्थिक राजधानी है, और वहाँ पे ट्रक की एक खास किस्म की बॉडी बनती है। ट्रक की बॉडी समझते हो? हाँ हाँ, तो ट्रक की आपको पता होगा बॉडी अलग से बनती है। मतलब बनती होगी। अच्छा, ट्रक की बॉडी बताइए, वो बेसिक ढांचा आता है, आगे इंजन पूरा बना हुआ, पीछे बेस, फिर सब लोग अपने अपने हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से बनवाते हैं। ट्रक की बॉडी, ठेले की बॉडी, कोई लकड़ी का करवाता है, कोई कैसे, देखा होगा ना। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया। जैसे आप देखोगे लाहौर वगैरह के जो ट्रक होते हैं कितने खूबसूरत से सजे से होते हैं। बहुत अच्छी देखिए ना? डॉक्यूमेंट्री है डिस्कवरी प्लस पे, ट्रक के ऊपर बहुत प्यारी डॉक्यूमेंट्री है। क्या नाम है? नाम मेरे को याद नहीं है, मैं बता दूंगा। वो तो लोग डिस्कवरी ट्रक डॉक्यूमेंट्री टाइप करेंगे तो मिल जाएगा, जैसे तुम भी अभी तक टाइप करते तो मिल जाता। तो वहाँ पे ट्रक की बॉडी वगैरह बनती है, तो वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है मुरादाबाद। अरे मुरादाबाद से अजहरुद्दीन रहे हैं, ये तो मैंने बताया ही। शफीकुर रहमान बर्ग जो अब संभल से लड़ते हैं, क्योंकि तुर्क बाहुल्य है, पर सीमन हुआ तो संभल में चली गई कुछ सीटें यहाँ की, तो अब वो वहाँ से लड़ने लगे। शफीकुर रहमान बर्ग यहाँ से 3 दफ़ा सांसद रहे हैं, है ना। तो ऐसे मुरादाबाद में हम लोग हैं, और आयुष जी भी हैं। और मैं चाहता हूँ आयुष, मैं तुम्हारे लिए ये एक इंडिया टुडे का विशेषांक लाया हूँ, खुशी की तलाश, है ना। फोटो खींच लोकार्पण कर दिया। थैला नहीं लाए थे। इसमें कई लोगों ने बताया है, जैसे दलाई लामा, परम पूज्य दलाई लामा, भौतिक खुशियाँ कितनी भी जुटा लें उससे आपकी चिंता और डर खत्म ना होंगे, पर भीतरी आनंद निरंतर बना रहता है। कैसे हम प्रसन्नता की रैंकिंग में आगे बढ़ें। क्या है आपका प्रसन्न रहने का? आप बहुत खुश रहते हैं,
आपके अंदर मुझे एक बुद्ध नजर आता है। हाँ मतलब लोग लोड बहुत लेते हैं, वो अपनी स्टोरी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको लगता है यही सब कुछ है, वही अपने नज़रिए से, मतलब उनको लगता है पूरी दुनिया उनको देख रही है। ऐसा नहीं है भाई, सब अपने अपने काम में लगे हैं। तुम भी एक किरदार हो। और थोड़ा सा जूम आउट, मैं जब भी थोड़ा सा ऐसे हैरान परेशान हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देखता हूँ, क्या ही है, एक छोटा सा प्लैनेट है, एक एस्टेरॉइड आएगा, खत्म, चिल। यही है, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। क्या ज़्यादा नाइलिस्टिक हो गया क्या? नाइलिस्टिक नहीं नहीं, आप दुरुस्त बात कह रहे हैं। ये देखो, इसमें वो भी हैं उस्ताद शुजात हुसैन खान साहब, और सितार बजाते हैं उस्ताद शुजात हुसैन खान साहब के साथ एक वो है, ये मेरे मेमोरी कॉलेज, है। हाँ ये मेरे कॉलेज आए थे, IIT गुवाहाटी। आप सर्च करेंगे शुजात हुसैन IIT गुवाहाटी तो आपको एक बढ़िया इनका कॉन्सर्ट भी मिल जाएगा। तब मैं 4th ईयर में था, मैंने कहा हाँ ठीक है आए होंगे कोई, मैं तब नहीं जानता था, तब सुना नहीं था। फिर बाद में मैंने YouTube वीडियो सुनी, मतलब ऐसे सुनते गए, चितशोर और ये सब चीज़ें, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया, अरे क्या गजब का आदमी है ये वो। फिर देखा अरे IIT गुवाहाटी, अरे ये तो वो हैं। अरे ये वो आए थे, मैं साइकिल से दर दर घूम रहा था तब। बताइए कोई बात नहीं, तो अभी तो आपने कहा ये सब। लेकिन सामने से सुनने में मजा आ जाता है सर। हाँ, पर कुछ इस तरह के अफसोस जिंदगी बनाए रखते हैं। हाँ? जैसे मेरा मन था कि मैं जगजीत सिंह को सामने से सुनूं। जगजीत सिंह को, हाँ मैंने गुलाम अली को चंडीगढ़ में सुना है हाँ लाइव। जगजीत सिंह साहब मेरा भी वो अफसोस ही रह गया कि मैं जगजीत सिंह साहब को नहीं सुन पाया। और कॉन्सर्ट तो उनके बहुत ऐसे सुने हैं। जगजीत सिंह पे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी है, प्राइम पे है, कागज की कश्ती। वो भी होगी। अच्छा, किताब की बात कर रहा हूँ। ओह मेरे ख्याल से अनफॉरगेटेबल ऐसे करके है, अगर मेरी याददाश्त सही गवाही दे रही है तो श्याम सरन की लिखी हुई है। श्याम सॉरी, जरा एक बार चेक करना क्या नाम है उनका। श्याम सरन तो डिप्लोमेट है। मैं बताता हूँ, आप तब तक जगजीत सिंह के बारे में बात करिए। जगजीत सिंह के बारे में क्या बात करें? जगजीत सिंह को मैंने पहली बार सुना था हमारे केमिस्ट्री वाले जो सर हैं उनके केबिन में। तो बड़ा ही वो भी हास्यास्पद सा इंसिडेंट है। मैं गया, मैं कुछ डाउट पूछने गया था कि सर ये बता दीजिए ये बेंजीन का ये क्या ये वो, तो वो बड़े शेर व शायरी में सब में थे और वो जगजीत सिंह को सुनते थे क्लास के बाद। तो वो सुन रहे थे तो उन्होंने कहा रुको सुनो पहले फिर बताएंगे बेंजीन। तो मैंने कहा अरे ये तो खांसी के ऐड में आते हैं। तो उनने अपने माथे पे हाथ ऐसे धर लिया और बोले जाना भी तो कैसे जाना। फिर जाना जगजीत सिंह को हमने, और फिर पढ़ते पढ़ते जगजीत सिंह ही सुने। 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं, जगजीत सिंह के लाइव कॉन्सर्ट चल रहे हैं। मेलबर्न वाला, सिडनी वाला ही था, मेलबर्न वाला नहीं था। सत्य सरन, मैं श्याम सरन बोल गया, वो तो डिप्लोमेट है। सत्य सरन ने लिखी है बात निकलेगी तो फिर, ये शीर्षक है द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ जगजीत सिंह। बहुत कमाल का है। जगजीत सिंह ऐसे देख के लगता था यार गजल गाते हैं, बड़े गंभीर तबीयत के व्यक्ति होंगे, है ना। जैसे गजल गाने वालों को थोड़ा रोतलू टाइप भी माना जाता है, गमजदा से रहते हो। अरे नहीं वो तो लेकिन वो इतने खुश मिजाज थे, खास तौर पर उनके बेटे का देहांत हुआ विवेक का, उसके पहले तक तो, कि उनका एक किस्सा है इसी किताब में। जलंधर में एक बड़ा लेजेंडरी कॉलेज है, DAV कॉलेज, और उसके जो प्रिंसिपल साहब थे वो नया सेशन शुरू होने से पहले पूरे प्रदेश और आसपास में घूम घूम के जो सबसे अच्छे बच्चे हुआ करते थे म्यूज़िक के, स्पोर्ट्स के, पढ़ाई के, उनको कॉलेज में लाते थे, वजीफ़ा भी देते, सब करते थे कि बेस्ट टैलेंट आए। आज हम लोग जब बात करते हैं ना कि सरकारी स्कूल या फलाने स्कूल क्यों नहीं चल पा रहे, मुझे लगता है कि टीचर्स और प्रिंसिपल का पहले जिस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होता था, क्योंकि मैं दीनदयाल विद्यालय में पढ़ा हूँ, हमारे प्रधानाचार्य जी थे ओम शंकर त्रिपाठी जी, उनका जो इन्वॉल्वमेंट था। एक कानपुर में और बहुत लेजेंडरी स्कूल है बीनाची शिक्षा निकेतन, उसके जो प्रिंसिपल थे अंगद सिंह जी, उनका जो इन्वॉल्वमेंट था अपने बच्चों में,
उनकी ग्रोथ में। वो बहुत कमाल के लोग हैं। उनके बारे में एक किस्सा भी अपनी वेबसाइट पे किसी बच्चे ने लिखा था। हाँ जी। इन लोगों के बारे में तो इतने किस्से हैं। ओम शंकर जी जब नाराज हुआ करते थे तो दीनदयाल विद्यालय में जो विशाल कक्ष है जहाँ पे हम लोग प्रार्थना करने के लिए या मॉर्निंग असेंबली जिसे बोलते हैं इकट्ठा होते थे, तो वहाँ पे एक तरफ देवी सरस्वती की फोटो, एक तरफ भारत माँ की फोटो और बीच में हनुमान जी की मूर्ति, अष्ट धातु की आदमकद मूर्ति वीर मुद्रा में, है ना, ऐसे खड़े हुए पताका लिए। तो और हम सब लोगों की ये ट्रेनिंग होती थी कि हम लोग हनुमान जी की तरह वीर हों, और हनुमान जी को बहुत बुद्धिमान भी माना जाता है ना। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, तो उसमें आता है, या जब आप तुलसीदास जी को पढ़े तब भी आता है बल विवेक बुद्धि, है ना। काचुप साधे रहे बलवान। और फिर उसके बाद क्या क्या दिक्कत है बताइए। नहीं, जामवंत कहते हैं ना उनसे। हाँ, जामवंत के वचन सुहाए ऐसे करके, का चुप साध बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। का चुप साध रहे बलवाना। फिर आपने जो कहा पवन तनय बल पवन समाना है, बल विवेक। और उसके बाद फिर हनुमान जी छलांग लगाते हैं, फिर सुंदरकांड शुरू होता है। तो कई लोग कहते हैं कि सुंदरकांड को कई लोग धार्मिक वजहों से और किसी फल की इच्छा से पढ़ते हैं, है ना। तो कई लोग कहते हैं कि किष्किंधा कांड के आखिरी से सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। फिर सुंदरकांड शुरू होता है, शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम, वहाँ से शुरू होता है। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनुष्यम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवर भूपाल चूड़ामणि, ऐसे करके आता है। बहुत समय हो गया पढ़े। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं रामचरितमानस को रिवाइज करूँ। मतलब अद्भुत कवि थे गोस्वामी तुलसीदास जी, अद्भुत कवि। ऐसे ऐसे रूपक, ऐसी ऐसी उपमाएं, मनुष्य के व्यवहार की ऐसी ऐसी चीज़ें। और मुझे दुख भी होता है कि कई लोग रामचरितमानस को लेके उसमें जिन वैल्यूज़ की बात की है, कुछ चौपाइयों तक, जिसको कई लोग कहते हैं बाद में जोड़ा गया, कई लोग कहते हैं वो, है ना, या अर्थ और अनर्थ को लेके बहुत जल्दी, मतलब खारे अपने यहाँ क्या है कि हम हर चीज़ को डिस्कार्ड कर देते हैं बहुत जल्दी, जैसे इन्होंने बिरयानी को कर दिया। तो रामचरितमानस अद्भुत किताब है, जिसको मेरी सलाह है, जिसको कविता की समझ और भारतीय समाज की समझनी हो, वो मानस को, रामायण को, महाभारत को, कई ऐसे संस्कृत के और बाद के दौर में फारसी के ग्रंथ रहे हैं, और फिर लोक भाषा में भक्ति में लिखे गए ग्रंथ रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। पिछले दिनों में अभी जब मैं दिल्ली गया था तो अपने टीम लीड्स के साथ लंच पे गया था कर्नाटक कैफे में। तो वहाँ पे वो संगीत बज रहा था, तो वहाँ उसके जो ओनर हैं पवन जी, हमारे मित्र हैं, उनसे बात कर रहा था। बता रहे, मैंने कहा कैसा संगीत बजाते हैं? बोले भक्ति संगीत बजाते हैं। वो किसी भी भाषा में हो सकता है, वो कर्नाटिक म्यूज़िक का हो सकता है, इंडियन का हो सकता है, ये अलग अलग शैलियाँ हैं संगीत की, कर्नाटिक शैली और सब, है ना। तो वो किशोरी अमोनकर भी हो सकती हैं, गंगूबाई हंगल भी हो सकती हैं, है ना, और पंडित भीमसेन जोशी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सुब्बुलक्ष्मी भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो ये अरे बहुत इंसेप्शन हो गया है। सुजात से जगजीत सिंह पे गए, जगजीत खुशी की बात कर रहे थे। हाँ। जगजीत सिंह से स्कूल, स्कूल से हनुमान जी, हनुमान जी से मानस, और फिर डिस्कार्ड बिरयानी। तो काफी इंसेप्शन हो गया। कोई बात नहीं। देखिए असल में तो बातें ऐसी ही होती हैं, विचार ऐसे ही होते हैं, तो बातें। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो प्रिंसिपल, मैं एक्चुअली जो डीएवी के प्रिंसिपल उनका जिक्र कर रहा था, वहाँ से वो विषयांतर होता चला गया। तो जगजीत सिंह वहाँ पे गए, तो वहाँ पे ना कमरों की कैटेगरी होती थी हॉस्टल में, कि जो टॉपर हैं उनको सीढ़ी से और मेस से दूर कमरे मिलेंगे, ये पहली कैटेगरी होती थी। दूसरी कैटेगरी में फिर कमरे आते थे कि बाथरूम के पास या सीढ़ी के पास, वहाँ शोर ज़्यादा होता है, आप भी हॉस्टल में, मैं भी शोर। तीसरी कैटेगरी होती थी जो सबसे ख़राब कैटेगरी मानी जाती थी, कि जगजीत सिंह के बगल में कमरा मिलेगा।
क्यों? अल्लाह करते थे? क्योंकि वो सुबह से उठ के रियाज करते हैं। अच्छा हाँ। तो 4 बजे से उठ के वो गाना गा रहे हो और आप मान लो पढ़ के सोए हो, तो 4 बजे से आप कान में धरे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए। और बहुत शरारती थे। तो उन दिनों जैसे लाइट वाइट चली जाती थी, सब लोग घूम रहे होते थे, तो जगजीत सिंह भी घूम रहे होते, सिर्फ निक्कर पहने, ठीक है। बॉयज हॉस्टल में ऐसे ही होता है, तो सिर्फ निक्कर पहने घूम रहे हैं सब लोग, लाइट वाइट आ रही चली जा रही, कोई मोमबत्ती जला रहा, थोड़ी बहुत रोशनी है। और जगजीत सिंह क्या करते थे कि निक्कर पहने हैं और निक्कर का जो नाड़ा है उसको मुंह में फंसाए रहते थे ऐसे, ठीक है। ओके। हाँ, मुंह फंसाए, वो बात कर रहे हैं और बात करते करते वो भूल जाते थे। अब जानबूझ के भूलते थे या मजाक की धोखे से, और वो उनके मुंह से नाला निकल जाता था। क्या? तो अब आगे क्या होगा? नाला खुला हुआ है, उसको आप मुंह पे ऐसे फंसाए हुए हो और बात कर रहे हो, ये हुआ वो अरे हुआ, यार। और खुल गया। तो ऐसे उनके दोस्त बोलते ओए जगजीत, तो वो भी कहते ओए और फिर जल्दी से। ये उस किताब में लिखा हुआ था दरअसल, सत्य सरन की, बहुत प्यारी किताब है। उसमें एक आता है कि जब प्रिंसिपल साहब चले जाते थे ना छुट्टी पे दोपहर में लंच में, तो ये निकल जाएगी गाड़ी, तो ये दोपहर में उनके कमरे में चले जाया करते थे और वो आधा घंटा गाना वाना सुनाया करते थे। और एक देखिए, नमस्ते नमस्ते, तो एक बड़ा अच्छा इत्तेफाक रहा कि ये यूनिवर्सिटी कंपटीशन में गए और शास्त्रीय संगीत में ये जाते थे जगजीत सिंह, और ये हार गए। तो फिर उसके बाद से ये 2 कैटेगरी होती थी, पॉपुलर एंड क्लासिकल। यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने फिर पॉपुलर क्लासिकल में गाया गज़ल वगैरह और जीत गए। तो पहले ये शास्त्रीय संगीतकार बनना चाहते थे और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बीकानेर और उधर के इलाके की है, और फिर वहाँ से ये शिफ्ट हुए तो ये गज़ल और इन सब में आए। बड़ी कमाल की कहानी है जगजीत सिंह की। और शुजात जिनका मैंने जिक्र किया, वो जब गाते हैं ना, बिन देखे सजन को कैसे जीऊं, दरअसल शुजात मेरा बहुत एक्सपोजर नहीं है, पर वो इकलौते गायक मुझे अभी तक मिले जिनका गाना और जिनके वाद्य का गाना दोनों इस कदर मिले हैं आपस में जैसे दूध में चीनी, अलगा नहीं सकते बोलने के बाद, है ना। बहुत वो जब वो बिन देखे सजन गा रहे हैं, तो कब सितार गा रहा है और कब शुजात गा रहे हैं आप। अभी इसके बाद वही बजाएंगे। हाँ, अभी नहीं बजा सकते हो ना, अभी तो कॉपीराइट आ जाएगा। मुझे लगता है कि हमें अपने ब्लॉग में ना जो पिछले ब्लॉग्स पे आए कमेंट्स हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। नहीं नहीं बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करिए। तो जैसे मैं पिछला ब्लॉग देख रहा था, तो उसमें कुछ लोग मेरी अभिनय क्षमता की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हम सौरभ द्विवेदी बहुत नार्सिसिस्ट है। उसने इस पूरे ब्लॉग को अपने बारे में बना रखा है, और मुझे लगता है वो बहुत बड़ा एक्टर है। ठाकुर द्वार का पीछे रह गया रास्ता, क्या पीछे रह गया रास्ता ठाकुर द्वार। अरे सीधा है। सीधा ही? हाँ हाँ, नक्शा तो सीधा दिखा रहा है। कौन बताया आपको? ये नैनीताल को जा रहा है सीधा। नैनीताल को जा रहा है। ये जा रास्ता। हाँ तो अजी ठाकुर द्वारा। अरे नहीं नहीं, चलिए आप सीधा चलिए। इसमें लिखा गया, फिर उसमें खूब सारे लोगों ने रिप्लाई भी किया। अरे तुमने वो डिलीट कर दिया क्या कमेंट? मैंने कुछ नहीं किया, मैं डिलीट विलीट नहीं करता कुछ। हाँ, डिलीट करना भी नहीं चाहिए। वो नीचे चला गया होगा रिकमेंड। नहीं, नीचे इसलिए नहीं आना चाहिए, उस पर कमेंट्स बहुत आ रहे थे, उस पर रिप्लाई थे बहुत सारे। क्या था बताइए, हम देखते हैं। कभी सोचा है आपके एंकर्स की इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग से कितने धार्मिक बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है? अरे मेरे बारे आर में यू बोल रहा है पार्ट ऑफ क्या? प्रॉब्लम? अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। ये सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है। मैंने किसी बच्चे को कुछ नहीं किया भाई। और ब्लॉग का बहुत दिनों से इंतजार था सर। जस्ट अवंतिका ने लिखा है, अवंतिका ने एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी है कि जस्ट वन बुक रिकमेंडेशन, लीन इन बाय शेरिल सैंडबर्ग। मैं भी इस किताब को बहुत रिकमेंड करता हूँ।
ये शेरिल सैंडबर्ग हैं, फेसबुक की आला अधिकारी। अरे एक जन ने लिखा है प्लीज वेयर सीट बेल्ट्स। और हाँ, इफ शी लुक एट यू लाइक, एक अग्रवाल जी उन्होंने लिखा है इफ शी लुक्स एट यू लाइक आयुष लुक्स एट सौरभ एंड इफ शी एग्रीज मैरी हर। मतलब हम दोनों की शादी होती तो हम दोनों की चल पाती। आई सीरियसली डोंट वांट टू इवन थिंक अबाउट इट। ये मिल गया वो कमेंट समटाइम्स आई हाँ, ये बढ़िया कमेंट है ये कोई चित्रांशु तोमर जाट हैं, उन्होंने लिखा है समटाइम्स आई फील लाइक सौरभ इज टू आइडियलिस्टिक। नो सर, आई एम नॉट। Maybe he's pretending in front of camera only, or maybe he's just a good actor. That's a compliment. Saurabh also doesn't like someone challenging his wisdom and ideology. फिर नीचे एक ने लिखा actually this show is not about news. He has made this show more focused on himself. Yes sir, this show is not about news. Who said this is about news? This is blog where we talk about personal or experiential stuff. And best thing is he's also trying hard to act the role. It's always visible how he's acting. मुझे कई लोगों ने इससे पहले भी बोला है टेक टू। फिर हर्षदीप ने लिखा ट्रू ही इज बिट राइट विंगर। फिर एक कोई है किलर कोबरा, ट्रू नाउ द रियल डील बिगिंस। ऐसा कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन इतना सुनिश्चित है कि बड़ा ही ड्रामेबाज तरीके से बताया जाएगा। अरे वो अब वो तो जब पता चलेगा तब पता चलेगा क्या है। नाटक ड्रामा स्यूडो फ्रीकिंग इंटेलेक्चुअल। आई सेकंड दैट, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो ये तो मैंने लिखा है मैंने अपने उससे कमेंट किया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ही इज नॉट टू आइडियलिस्टिक, ही जस्ट ट्राइज टू बी बेटर ऑन एवरी डे एंड ट्राइज टू अडॉप्ट द पर्सनैलिटी ही वांट्स टू बी। ये ज्योत्सना लिखा। थैंक यू ज्योत्सना। आपको क्या लगता है आयुषी, एम आई अ गुड एक्टर? एक्टिंग, हाँ एक्टिंग तो अच्छी करते हैं आप। हाँ कुछ और मुझे पहले भी कई लोगों ने कहा कि आपने कभी थिएटर किया है क्या? आप जिस तरह से बोलते हैं तो मतलब जब आप स्टोरी खासकर कोई सुनाते हैं तो फिर वो जो आप अपने चेहरे पे भाव लाते हैं, सब चीजें ऑफ द कैमरा। तुम लोग अच्छा ऑफ द कैमरा भी एक्टिंग करता हूँ मैं? हाँ मतलब अभिनय ही तो होता है। मतलब अपने पता नहीं, हम लोग अभिनय ही तो कर रहे होते हैं हमेशा। ओ अभी तो ब्रो ने फिलॉसफी कर दी। हाँ नहीं मतलब जिस आप जो बात कर रहे हैं वैसे एक्सप्रेशंस लाना ही तो अभिनय है, नहीं क्या? तो मैं आपको स्टोरी टेलिंग का बता रहा था। स्टोरी टेलिंग एंड एक्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। नो नहीं, हालांकि उसमें भी एक्टिंग सुना रहे होते हैं तो जैसे वो नहीं पीयूष मिश्रा नहीं होता उसमें कौन सी रणवीर कपूर वाली सफरनामा वाली जो पिक्चर है ना, तमाशा। हाँ पल भर ठहर जाओ, उसमें तमाशा में कितना प्यारा गाना है वो। हाँ वो जो लाइन आती ना, बहती रहती है नहर नदियों से, क्या लाइन क्या मेरी तरफ आता। इरशाद कामिल इतना कमाल लिखते हैं क्या ही वार दिया जाए। अद्भुत लिखते हैं वो। आप हाईवे के गाने सुनिए, रॉकस्टार के गाने सुनिए और तमाशा के, मतलब कोई भी गाने सुनिए। काली औरत का ख्वाब पढ़ी है मैंने। काली औरत का ख्वाब, हाँ क्या सुंदर किताब है। इरशाद भाई की किताब है काली औरत का ख्वाब। अच्छा, वाणी प्रकाशन से आई है वो किताब, जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने गाने, तुमने जब घर पे रुके थे तब पढ़ी थी क्या? नहीं। अच्छा, गाने बनाने का पूरा प्रोसेस बताया है। अच्छा हाँ कि अच्छा देखो ये गाना ये था, तो हम लोग ऐसे बैठे थे, तो इम्तियाज ने पूरी फिल्म सुनाई जब वी मेट, तो फिर बोले आखिरी में फिर ऐसा होता है और गीत और वो मिल जाते हैं ये वो। और मैं भी सुन रहा था, प्रीतम भी थे, तो मैंने कहा बस फिर तो मौजा ही मौजा है। सो ही पिक दैट लाइन, बोले यार ये बहुत सही लाइन, इस पे गाना बनाओ, तो फिर वो गाना बना मौजा ही मौजा। अरे सही। तो वो कई बार कितने इम्प्रॉम्प्टू गाना आता है, कई बार आपको जैसे रहमान पहले म्यूजिक गढ़ते हैं, अब उस पर आपको गाना लिखना है। जैसे वो रॉकस्टार का मेरा बड़ा फेवरेट गाना है हवा हवा पुरानी हवा, अब उसमें इतनी तेज बीट है और उसमें आप वर्ड सुनो, बहुत सही लिखते हैं इरशाद भाई। निम्मो एक कविता है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, उन्होंने लल्लन टॉप का जो 2017 में समागम हुआ था लखनऊ में, उसमें सुनाई थी। 18 में भी सुनाई थी, हाँ। दिल्ली वाले में।
तो और काली वो औरत जो का ख्वाब पढ़नी चाहिए। हाँ, काली औरत का ख्वाब पढ़ी चलिए। स्ट्रांगली रिकमेंडेड। तो हमने इस ब्लॉग में एक ये इंडिया टुडे का विशेषांक, पता नहीं आपको ये न्यूज़ स्टॉल पे मिलेगा आपकी नहीं मिलेगा, 6 अक्टूबर का है, मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये दिलचस्प है, सत्य सरन की किताब जगजीत सिंह के ऊपर, है ना वो, और डॉक्यूमेंट्री भी अच्छी है, कागज की कश्ती। कागज़ की कश्ती, और एक जो ट्रक वाली डॉक्यूमेंट्री बताई इन्होंने हाँ वो मिल वो, और काली औरत का ख्वाब। मेरे ख्याल से आज की ब्लॉग के लिए इतना है। और आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में मैं अपनी एक्टिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। कोई अच्छा स्कूल हो, एक्टिंग स्कूल, वो भी बता दीजिएगा। अच्छा एक्टिंग स्कूल तो NSD है। NSD में अलग किस्म की एनर्जी मिलती है। हमारे कई दोस्त वहाँ पढ़े हैं, बहुत सही लगता है NSD में, और कई मकबूल फैकल्टी। मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन तो फैकल्टी को काम करने की आज़ादी, मतलब लचीला ढांचा, और मतलब पहले आप एक बेहतर टैलेंट को लाएं फैकल्टी के तौर पे, और फिर अच्छे स्टूडेंट्स आने शुरू होते हैं। जैसे बंसी कौल बहुत कमाल के वहाँ पे प्रोफेसर रहे हैं, और वहाँ और वो सेट डिज़ाइनिंग वगैरह पढ़ाते थे। तो मैंने अपने NSD के मित्रों से बोला, सेट जो होता है ना, सेट किसी भी नाटक का सेट तैयार होता है ना, तो सेट 3 चीज़ों से बनता है, फेविकोल, थर्मोकोल एंड बंसी कौल। तो इस तरह के बहुत जुमले रहते हैं। NSD इज़ गुड। और मेरा ये सपना है कि एक दिन हमारे देश के हर बड़े कस्बे और शहर में रंगशाला हो, थिएटर हो, नॉट द सिनेमा हॉल वाले थिएटर जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो। तो आप सोचिए, मतलब शुरुआत तो ये हो कि हर जिला मुख्यालय में एक बड़ा ऑडिटोरियम हो, ठीक है, और वो सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों के लिए सीमित ना हो, प्ले हो रहे हो, म्यूजिक हो रहा हो, परफॉर्मेंस हो रही हो, एक कल्चर है ना। हर शहर में एक बड़ी लाइब्रेरी हो, और सिर्फ शहरों तक नहीं, फिर ये आंदोलन गांव तक जाए, तो ओपन एयर थिएटर बने, कुछ हो, कुछ बड़े गांव के बीच में एक हो, पर एक कल्चर आए, मंडलियां अलग अलग, कोई फोक परफॉर्म कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और आप सोचो, आप किसी दिन गांव में जाओ, जैसे गांव में लड़के दिखाते हैं ना वॉलीबॉल के, वहीं किनारे कुछ लड़के बैठे हो, लोकल वाद्य यंत्र लिए, उसमें एक आध कोई गिटार विटार भी लिए हो, और लोकल म्यूजिक और उसका फ्यूजन कर रहा हो, कितना सही दृश्य हो। हाँ, जैसे हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर होता है, वो हो यार हर जगह पे। हाँ, उसमें कोई एस्ट्रोनॉमी कर रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, एक ही बिल्डिंग में आप सोचिए कितनी सारी चीज, कोई ड्रामा हो रहा है कहीं। तो वो जो रंगशाला जैसा हो, जैसे हमने वो बुलंदशहर में एस्ट्रोनॉमी लैब देखी थी, योगशाला, रंगशाला, ऐसे खूब एक्टिविटीज़ हों, ये मेरा सपना है। और मेरा ऐसा संकल्प है कि मैं अपने गांव में अपने जीवन का उत्तरार्ध पूरी तरह उतरने से पहले लाइब्रेरी के लेवल पे और इस तरह की परफॉर्मिंग आर्ट के लेवल पे कुछ करूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। बाकी देखिए क्या हो पाता है। बंद करें इसको, कट इट, ओवर, पैक अप। थैंक यू।